ध्रुव ने नोटिस किया कि उसे पायल से बात करने में हिचकिचाहट नहीं थी। उसे पायल के साथ एक कनेक्शन महसूस होता था। पूरे समय ध्रुव का पूरा ध्यान सिर्फ पायल पर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब उनका 1 घंटे का फ्री लेक्चर खत्म हो गया था। लेक्चर खत्म होने के बाद दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। जाते जाते पायल ने ध्रुव से पूछा, सच में तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे हैं, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मुझे जब भी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी हम इसी तरह साथ में लाइब्रेरी में बैठ जाया करेंगे। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि खुद पायल उससे उसका नंबर मांग रही है। पायल ने अपना फोन ध्रुव की तरफ बढ़ा दिया ताकि ध्रुव उसमें अपना नंबर डायल कर सके। ध्रुव ने अपना नंबर पायल के फोन में डायल किया तो पायल ने भी ध्रुव के नंबर पर मिस कॉल दिया ताकि ध्रुव भी उसका नंबर सेव कर सके। फिर पायल ने ध्रुव से कहा, थैंक यू वंस अगेन। इतना कहने के बाद पायल वहां से चली गई। ध्रुव उसे बस जाते हुए देखता ही रह गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ आज हुआ वो एक सच था ना कि कोई सपना। फिर ध्रुव खुशी में अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लाइब्रेरी से निकलने के बाद पायल पार्किंग एरिया की तरफ गई जहां देव अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। पायल ने देव से कहा, क्यों परेशान कर रहे थे मुझे, मैं पढ़ रही थी। तो देव ने पायल से कहा, पढ़ाई हो गई हो तो चले, तुम्हें हमारा प्लान तो पता ही होगा। पायल ने देव से कहा, पता है, अब चलो। ये कहकर पायल देव की कार में बैठ गई। फिर देव अपनी कार में बैठा और दोनों वहां से बाहर की तरफ निकल गए। ध्रुव की जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव शुरू हो गया था जिससे होकर हर किसी को गुजरना पड़ता है। लाइब्रेरी में पायल से पहली बार मिलने के बाद वो दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ते थे। ध्रुव ने ये जाना कि पायल दूसरों की तरह नहीं थी। उसे इस बात का बुरा लगता था कि किस तरह हाई सोसाइटी से आने वाले स्टूडेंट्स रिजर्व स्टूडेंट्स को परेशान करते थे। जब भी उन दोनों की बात होती तो ध्रुव को टाइम का पता ही नहीं चलता था। नीरज ध्रुव का अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए उसे हमेशा इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि कहीं इस सब में ध्रुव का दिल न टूट जाए। उसे इस बात का पता था कि ध्रुव अपनी फीलिंग्स को लेकर कितना सीरियस है। नीरज ने इस बारे में ध्रुव से बात करने की और उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन हमेशा ध्रुव इस बात को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। ध्रुव को लगता था कि नीरज उसे जानबूझकर पायल से दूर करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं इससे उसकी दोस्ती न खराब हो जाए। इस सब के बीच उड़ती हुई खबरें देव के कानों में भी पहुंची कि पायल और ध्रुव एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। देव तो पहले ही ध्रुव से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि इतना करने के बावजूद वो ध्रुव को कॉलेज से बाहर नहीं निकाल पाया था। उसके प्लान की वजह से स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट को वाइस चांसलर से डांट भी खाने को मिली। देव अब ध्रुव से बदला लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। देव के एक दोस्त ने उससे कहा, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी आंखों के सामने एक अच्छी लड़की एक रिजर्व स्टूडेंट के साथ घूम रही है और तुम चुप बैठे हो। भूल गए कि किस तरह से उसने तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया था? पहले हमारे ग्रुप की एक रेपुटेशन हुआ करती थी, लेकिन अब उस रेपुटेशन का पूरी तरह से कचरा हो चुका है। इस सब का पूरा क्रेडिट उस 2 कौड़ी के स्टूडेंट के अलावा और किसी को नहीं जाता है। फिर देव के एक दूसरे दोस्त ने कहा, तुम तो पायल में इंटरेस्टेड हो ना, तो क्या हुआ? मेरे हिसाब से अब तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंतजार करते रह जाओ और पायल को कोई और तुमसे छीन कर ले जाए। अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है। तुम अगर पीछे रह गए तो हमारे ग्रुप का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। देव ने अपने दोनों दोस्तों को शांत करते हुए उनसे कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ। हमारे ग्रुप को कुछ नहीं हुआ है और कोई नहीं है जो हमारे ग्रुप की रेपुटेशन पर सवाल उठा सके। हमें इस सबसे डरना नहीं है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना है। ध्रुव ने लड़ाई शुरू की है और इसे खत्म मैं करूंगा। लड़ाई का ऐलान हो चुका था। कुछ दिनों तक ऐसे ही ध्रुव और पायल एक साथ लाइब्रेरी जाकर पढ़ते रहे। दोनों एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करते थे और एक साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते थे। ध्रुव का ध्यान सिर्फ पायल पर रहता था। वो कई बार कंसंट्रेट करने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा फेल हो जाता था। उन दोनों को साथ में लाइब्रेरी जाते जाते लगभग 1 महीना हो चुका था, इसलिए उनके बीच में दोस्ती हो गई थी। पायल ध्रुव से बहुत बातें करती थी, लेकिन ध्रुव ज्यादातर वक्त शांत रहता था। कई बार ध्रुव का मन करता था कि उससे अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हमेशा उसे कोई ना कोई बात ऐसा करने से रोक देती थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर था कि अगर उसने ज्यादा जल्दबाजी दिखाई तो पायल से उसकी दोस्ती ना खराब हो जाए। ध्रुव को सही मौके का इंतजार था, लेकिन अब तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद उसे एक मौका मिल गया। कॉलेज को शुरू हुए 1 महीना हो गया था और सभी लोग फ्रेशर्स पार्टी की बात कर रहे थे, जो कॉलेज की तरफ से नए बैच के स्टूडेंट को मिलती थी। सभी नए स्टूडेंट्स फ्रेशर्स पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और यह भी खबर आ रही थी कि कुछ लोग इस पार्टी में अपने +1 के साथ नजर आने वाले थे, क्योंकि पार्टी का थीम पूरी तरह से बॉलीवुड और वेस्टर्न रखा गया था। तो ध्रुव के मन में भी ख्याल आया
कि क्यों ना इस पार्टी में ही वो अपने दिल की बात पायल से कहते। उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन नीरज को इस आइडिया में जरा भी दम नहीं लग रहा था। तो नीरज ने ध्रुव से कहा, मेरे दोस्त, अभी तुम्हें पायल को जाने कुछ ही दिन हुए हैं और तुम सोचते हो कि तुम मुझसे अपने दिल की बात कह दोगे। तुम्हें क्या लगता है कि पायल इस सब के लिए तैयार हो जाएगी? मेरे दोस्त, इस पार्टी में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, बल्कि दूसरे लोग भी रहेंगे। इतने सारे लोगों के बीच कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। ध्रुव ने हमेशा की तरह अपने दोस्त को इग्नोर करते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। पायल बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे ले जाए। अपनी आंखों के सामने मैं कभी ऐसा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। नीरज समझ गया था कि इस वक्त उसकी किसी भी बात का ध्रुव पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। फ्रेशर्स का दिन भी आ गया। ध्रुव अच्छी तरह से तैयार होकर सूट बूट में फ्रेशर्स पार्टी को अटेंड करने आया था। उसका सूट भले ही पुराने फैशन का था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा था। आज वो अपने साथ एक गुलाब का फूल भी लाया था, जिसे देखकर वो पायल से अपने दिल की बात कहना चाहता था। आज उसे लगभग सभी लोगों से तारीफें सुनने को मिल रही थी। ध्रुव को दूसरों की तारीफों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस पायल का इंतजार था, जो अब तक पार्टी में कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली उसे पायल नजर आई। पायल रेड कलर की पार्टी गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह बहुत कम मेकअप लगाया हुआ था, फिर भी उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था और उसकी ड्रेस से मैचिंग फुटवियर पहना हुआ था। ध्रुव तो पायल को देखते ही कहीं खो गया था। इससे पहले कि ध्रुव उसे हाय या हेलो कह पाता, पायल अपने दोस्तों के साथ दूसरी तरफ चली गई ताकि पार्टी को एंजॉय कर सके। उसने ध्रुव पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्रुव को यह देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त नीरज को ढूंढने में लग गया। पार्टी में खाने पीने के साथ डीजे का इंतजाम भी था। नीरज खाने के काउंटर पर था और ध्रुव का इंतजार कर रहा था। ध्रुव उसके पास गया तो नीरज ने ध्रुव से कहा, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। पूरी पार्टी में ध्रुव बस पायल को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी उसे नजर नहीं आई। खाना खाने के बाद ध्रुव और नीरज डीजे के पास आ गए। वहां पर उनकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे, लेकिन पायल क्लास से अलग दूसरे लोगों के साथ डांस कर रही थी। भीड़ में ध्रुव ने देखा कि देव और उसके दोस्त पायल की तरफ जा रहे हैं और देव भी पायल के साथ डांस कर रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और ये सब देखकर ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पायल को देव के साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ध्रुव दूर से ये सब देख रहा था और उसका दिल बैठ गया था। पायल ने डांस करते हुए देखा कि ध्रुव और नीरज सबसे अलग खड़े हैं। पायल वहां से ध्रुव के पास आई और उसने ध्रुव के कान में कहा, हेलो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने जवाब दिया, लेकिन पायल उसे ठीक से सुन नहीं पाई। थोड़ी देर तक पायल ध्रुव और नीरज के साथ में थी, लेकिन फिर देव वहां आ गया और उसने पायल का हाथ पकड़ा और ध्रुव से दूर ले गया। डीजे थोड़ी देर बाद बंद हो गया था। डीजे ने अनाउंस किया, अब इस पार्टी का वो मोमेंट जो हर किसी को याद रहेगा। इसके बाद डीजे ने सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक चलाया। जो भी स्टूडेंट्स अपने +1 के साथ थे वो अपने पैर में डांस करने लगे। पायल और देव भी अपने पैर में डांस करने लगे। फिर अचानक डांस करते हुए देव अपने घुटनों पर बैठा और उसने सभी के सामने पायल को प्रपोज कर दिया। बाकी सभी लोगों ने उन दोनों के लिए थोड़ी जगह बनाई ताकि वो भी देख सके कि पायल क्या जवाब देगी। पायल ने सबके सामने देव के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो हुआ उसे देखना भी ध्रुव के लिए नामुमकिन था। देव अपनी जगह से उठा और उसने सभी के सामने पायल को किस कर दिया। ये देख सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाने लगे और देव को चीयर करने लगे। ध्रुव अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सब सच है या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पायल पर गुस्सा हो या खुद की नादानी पर हंसे। पायल ने तो अपने सामने देव और उसके दोस्तों को दूसरों से बदतमीजी करते देखा था। वो सब जानते थे कि देव कैसा है, लेकिन इसके बावजूद उसने उसे चुना। ध्रुव को लगता था कि पायल दूसरों की जैसी नहीं है, लेकिन असलियत ऐसी नहीं थी। उसने भी वही किया जो कोई और लड़की करती। ध्रुव अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। उसने अपने फोन से नीरज को मैसेज किया, मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहां से चला गया। नीरज ने ध्रुव को कॉल किया ताकि उसे बता सके कि उसने उन दोनों के लिए एक कैब बुक कर रखी है, लेकिन ध्रुव ने उसके कॉल का जवाब ही नहीं दिया। ध्रुव बस जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था। जिंदगी में पहली बार उसका दिल टूटा था। पायल ने उसके साथ जो भी किया वो सोचकर ध्रुव को बस यही समझ आ रहा था कि पायल ने उसका फायदा उठाया। उसे समझ आ रहा था कि ये सब किसने किया होगा। जब वो कॉलेज से मेन रोड पर आया तो उसने देखा कि एक कैब पहले से ही वहां पर खड़ी हुई है। ध्रुव ने कैब वाले से बात की और उसमें बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगा। एक दिन में वो इतना ही ड्रामा झेल सकता था
क्या सच में पायल ने जानबूझकर ध्रुव को धोखा दिया था? क्या पायल और देव के बीच पहले से कोई रिश्ता था? ध्रुव की कहानी में अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए। जब रात में ध्रुव अपने घर पहुंचा तो उसकी आई ने उससे बहुत से सवाल किए, लेकिन फिर ध्रुव के हाव भाव देखकर उन्होंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर ध्रुव अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या उसकी जिंदगी अलग हो सकती थी? ऐसा क्या था जो उसके पास नहीं था? लोगों का उसे लेकर बर्ताव इतना गलत क्यों है? इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब था, पैसा। ध्रुव अगर पैसे वाली फैमिली से होता तो उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं होती। सिर्फ यही एक चीज उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती थी। ध्रुव इन सवालों का कुछ नहीं कर सकता था। उसकी जिंदगी की सच्चाई यही थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। वो रातों रात अपनी सच्चाई को बदल तो नहीं सकता था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगा। ध्रुव समझ चुका था कि पायल को लेकर उसकी फीलिंग्स एक तरफा है, इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स को भूलकर पायल से दूरी बनानी होगी। ये उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस रात ध्रुव ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। मन ही मन उसने सोचा कि कल उसे पहले की ही तरह नॉर्मल रहना होगा। आई को आज के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ध्रुव रुक नहीं सकता था। उसका गोल आज भी पहले की तरह ही था। कल से सब पहले की तरह करना होगा। इसके बाद धीरे धीरे ध्रुव अपनी क्लास के स्टूडेंट से अलग हो गया। पहले भी उसका कोई दोस्त नहीं था और फ्रेशर्स के बाद तो उसने खुद से दूसरे स्टूडेंट से दूरियां बना ली। कॉलेज में उसका बस एक ही काम होता था, या तो क्लास अटेंड करना या फिर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना। वो और नीरज दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए थे, क्योंकि पूरी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में ध्रुव को सिर्फ नीरज ही ऐसा दिखता था जो उसकी बातों को समझ पाता था। नीरज का हाल भी ध्रुव जैसा ही था, इसलिए वो ध्रुव की सिचुएशन से रिलेट कर पा रहा था। देव और ध्रुव के बीच में हमेशा तकरार बनी रही। देव के दोस्तों ने ध्रुव और नीरज को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पायल देव की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, इसलिए हमेशा उसके ग्रुप के साथ रहती थी। हर दिन वो पायल को कॉलेज के कैंटीन में या बाहर देव और उसके दोस्तों के साथ घूमते हुए देखता था। पायल को देखते ही उसे फ्रेशर्स पार्टी वाला दिन याद आ जाता था। फ्रेशर्स के बाद पायल भी ध्रुव को अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी। ध्रुव ये बात अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि सबको पता था कि देव ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे में पॉसिबल था कि उसने ही पायल को ऐसा करने को कहा होगा। देखते ही देखते पता नहीं चला कि कब ग्रेजुएशन के 3 साल बीत गए। ध्रुव मिस्टर नोबडी बन गया था और देव की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। इन 3 सालों में ध्रुव ने इंग्लिश पर अच्छी कमान हासिल कर ली थी और इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि कॉलेज के प्रोफेसर और टीचर्स का उसे लेकर बर्ताव बदल गया था। ध्रुव क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसके पास जो आइडिया थे और उसकी बेसिक कंसेप्ट पर जो कमांड थी, उसकी वजह से क्लास में उसकी अपनी एक पोजीशन बन गई थी। क्लास के बाहर जो होता था वो अलग बात थी, लेकिन क्लास के अंदर हर कोई उसकी प्रेजेंटेशन सुनना चाहता था। ध्रुव के नोट्स बहुत अच्छे होते थे, इसलिए हर किसी को उसके नोट्स चाहिए होते थे। दूसरी तरफ पायल क्लास की टॉपर थी। पहले साल से अब तक उसने क्लास में कई बार टॉप किया था। ध्रुव और पायल एक ही क्लास में होते हुए भी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए। 3 साल बाद मुंबई। मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट थी। यहाँ सुबह की पहली किरण पड़ते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। ध्रुव के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उसका कॉलेज उसके घर से इतना दूर था, इसलिए उसे रोज सुबह जल्दी उठकर तैयार होना पड़ता था। आज भी वो अलार्म की आवाज से उठा और घड़ी में टाइम देखकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। ध्रुव ने घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से कहा, मर गए भाई, आज तो लगता है कि लेट हो जाएंगे। वो तैयार होकर रोज की तरह भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उनके सामने आया। ध्रुव का घर भले ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने भगवान के लिए घर में सुंदर और छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। हर सुबह सबसे पहले उठकर ध्रुव की आई भगवान को दिया लगाकर और उन्हें भोग लगाने के बाद ही कोई दूसरा काम करती थी। आज भी वहां पर आई का जलाया वो दिया रखा हुआ था। ध्रुव ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि वो उन पर हमेशा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद ध्रुव अपनी माँ को ढूंढने लगा। उसने आई को आवाज लगाते हुए कहा, आई कहाँ हो तुम? चलो नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन ध्रुव को कोई जवाब नहीं मिला और उसे चिंता होने लगी। ध्रुव ने देखा कि उनके घर की छोटी सी बैठक में उसकी आई अकेली बैठी है और सिसक सिसक कर रो रही है। ध्रुव तुरंत अपनी आई के पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अगर तुम रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ध्रुव की आई ने उसे अपने पास बिठाया और उससे कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया, आखिर ऐसा क्या हो गया था और उसकी आई किस सच की बात कर रही थी। तो ध्रुव ने कहा, आई क्या हुआ है?
मुझे साफ साफ बताइए, ध्रुव की आई ने कहा। तुम पूछते थे ना कि, कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ध्रुव ने कहा। हाँ माँ, आपने बताया था कि बचपन में उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर ध्रुव की आई ने कहा, वो सब झूठ था बेटा। असल में तुम्हारे पापा जिंदा थे, लेकिन मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता पाई क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम्हारे पापा का नाम रविश हीराचंदानी था। ये नाम सुनकर ध्रुव हैरान हो गया था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रविश हीराचंदानी ग्रुप के मालिक थे और ये ग्रुप दुनिया के कुछ सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप्स में से एक था। उनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमियों में आता था। फिर ध्रुव की आई ने उसे आगे बताया, मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया, लेकिन हमारा ये फैसला हम दोनों की फैमिलीज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हम दोनों अलग रहने लगे। शादी के 1 साल बाद तुम हमारी जिंदगी में आए, लेकिन तब तक तुम्हारे बाबा की फैमिली हमारे ऊपर प्रेशर डालने लगी और हीराचंदानी परिवार के लोगों की पहुंच इस देश के प्रधानमंत्री तक थी। मेरी और तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए तुम्हारे पापा मुझे और तुम्हें छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चले गए ताकि हीराचंदानी ग्रुप की बागडोर संभाल सके। वो मुझे कभी कभी मिलने आते थे, लेकिन उनकी फैमिली के दबाव की वजह से उनका हमसे मिलना भी बंद हो गया। जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो मुझे घर खर्च के लिए वो पैसे भेजा करते थे। अलग रहने के 4 साल बाद हम दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया और उसके बाद मैं उनसे फिर कभी नहीं मिली। अपनी कहानी बताते बताते उसकी आई की आंखों में आंसू आ गए। फिर अपने आंसू पोंछते हुए आई ने आगे कहा, आज सुबह मुझे पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें उनके अंत्येष्टि में जाने के लिए बुलाया गया है। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पल में उसकी जिंदगी बदल गई थी। ध्रुव ने खुद को संभालते हुए कहा, आए जो हुआ उसे भूल जाओ, बस अब आगे के बारे में सोचो। ध्रुव की आई ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता था बेटा कि तुम समझ जाओगे। आज शाम कॉलेज से आने के बाद मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी कि हमें कहाँ मिलना है। वहां से हम उनके निवास जाएंगे। ध्रुव ने अपने बैग में एक सफेद कुर्ता रख लिया ताकि कॉलेज से आने के बाद वो अंत्योष्टि में जाने के लिए तैयार हो सके। आई को बाय कहकर वो घर से कॉलेज के लिए निकल गया। ध्रुव ने आई से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज था कि वो ये सब जानकर कैसे रिएक्ट करे। उसने मन ही मन सोचा, आई ये तुमने मुझे कैसे सिचुएशन में डाल दिया है। एक पल उसे पता चला कि उसके पिता जिंदा थे और अगले ही पल उनके इस दुनिया में ना होने की खबर ने उसे एक और झटका दे दिया था। पूरे दिन ध्रुव इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर इतने सालों के बाद उसे और उसकी आई को अंत्योष्टि में क्यों बुलाया गया है। क्या हीराचंदानी परिवार उसे और उसकी आई को अपनाएगा, या फिर उन्हें वहां इसलिए बुलाया गया है कि उनकी इंसल्ट करके उन्हें वापस बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्यों इतने सालों में उसके पापा एक बार भी उससे मिलने नहीं आए? क्या उन्हें उसकी याद नहीं आती थी? नीरज अपने दोस्त के बिहेवियर को समझ गया था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। तो नीरज ने ध्रुव से पूछा, क्या बात है यार, तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है? देख, अगर कल की बात को लेकर तुझे बुरा लगा है तो मैंने तो तुझे कई बार समझाने की कोशिश की, पर तू ही मानने को तैयार नहीं था। ध्रुव ने कहा, वो बात नहीं है यार, बस रात में अच्छे से नींद नहीं पूरी हुई तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कॉलेज खत्म होने के बाद ध्रुव बस बदलकर आई की बताई हुई जगह पर पहुंचा, जहां से वो दोनों एक साथ उसके पापा के निवास जाने वाले थे। थोड़ी देर में उसकी आई भी उसे उसी जगह पर मिली। फिर दोनों ने वहां से एक टैक्सी की और चंदानी निवास के लिए चल दिए। रास्ते में ना तो ध्रुव ने कुछ कहा था, ना ही उसकी आई ने। ध्रुव ने चुपचाप टी शर्ट के ऊपर सफेद कुर्ता पहन लिया और अपने पिता की अंत्योष्टि के लिए तैयार हो गया। बहुत ही अजीब सा माहौल था। पूरे रास्ते ध्रुव यही सोचता रहा कि आखिर उसकी आई ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अब तक ध्रुव रविश हीराचंदानी के बारे में न्यूज और इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बदौलत ही जानता था। उसे कॉलेज में हीराचंदानी ग्रुप की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया था और उनके ग्रुप की सक्सेस सीक्रेट के बारे में भी ध्रुव को अपने कोर्स की वजह से पता था। अब तक उसने अपने पिता को बड़े बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन के साथ देखा था, लेकिन असल जिंदगी में वो कैसे थे इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। ध्रुव बस अनुमान लगा रहा था कि आखिर उसके पिता कैसे हो सकते हैं। चंदानी निवास मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बनी सबसे महंगी बिल्डिंग थी। इसके अलावा हीराचंदानी परिवार की पूरे भारत में कई प्रॉपर्टीज थी। चंदानी निवास एक आलीशान घर था जहां पर परिवार वालों के लिए जिम, स्पा, थिएटर, स्विमिंग पूल जैसी लग्जरियस फैसिलिटीज थी। हीराचंदानी परिवार को 24 घंटे हाईटेक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि कोई भी उन्हें आसानी से अपना निशाना बना सकता था। परिवार के हर सदस्य के साथ कम से कम 4 गाड़ियां और 8 बॉडीगार्ड रहते थे।
हीराचंदानी ग्रुप की बात करें तो उनकी बिजनेस की शुरुआत स्टील की माइनिंग से हुई थी। इसके बाद उन्होंने कोयला, मार्बल, एल्यूमिनियम जैसे खनिजों की माइनिंग में अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की और फिर ऑयल और पेट्रोलियम की माइनिंग में भी उन्होंने अपना नाम बनाया। जैसे जैसे हीराचंदानी ग्रुप का टर्नओवर बढ़ा, वैसे वैसे उन्होंने नए नए बिजनेस सेक्टर्स में अपने कदम रखे। आज हीराचंदानी ग्रुप सर्विस सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तक में अपना डोमिनेंस रखता था। हीराचंदानी ग्रुप की कंपनियां भारत की कुछ सबसे पुरानी कंपनियों में से एक थी, इसलिए लोगों को उन पर भरोसा था। हीराचंदानी ग्रुप की बहुत सी कंपनियां भारत सरकार के साथ मिलकर आम लोगों को कई सर्विसेज मुहैया करवा रही थी और कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी हीराचंदानी ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ रहा था। पिछले एस्टिमेट्स और बैलेंस शीट की माने तो हीराचंदानी ग्रुप का कुल टर्नओवर 500 बिलियन डॉलर्स का था, जो करीब 24.5 लाख करोड़ रुपए होता है। क्या ध्रुव पायल के दिए इस धोखे को हमेशा हमेशा के लिए भुला पाएगा? क्या ध्रुव अपनी आय के बताए इस सच पर यकीन करेगा? आखिर क्या होगा जब ध्रुव और उसकी आय पहुंचेंगे हीराचंदानी निवास? जानने के लिए सुनते रहिए। टैक्सी वाले ने ध्रुव और उसकी आय को चंदानी निवास के बाहर छोड़ दिया था। वो एक ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें 10 फ्लोर थे। ध्रुव की माँ और ध्रुव दोनों गेट के पास पहुंचे, जहां पर गार्ड एक ग्लास पैनल के दूसरी तरफ बैठा था। ग्लास पैनल के दोनों तरफ बातचीत करने के लिए वहां पर एक स्पीकर और माइक्रोफोन लगाया गया था। ध्रुव की आई ने माइक्रोफोन में कहा, मेरा नाम मीरा कामत है और मुझे अंदर अंत्योष्टि में जाना है। ग्लास पैनल की दूसरी तरफ से गार्ड ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अंदर से क्लियरेंस लेकर आता हूँ। एक बार वेरीफाई करने के बाद गार्ड ने ध्रुव और उसकी माँ दोनों के नाम ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज किए और उन्हें तुरंत 2 आई कार्ड बनाकर दिए, जिससे उनकी पहचान हो सके। फिर गार्ड ने उनसे कहा, इस कार्ड को संभाल कर रखिएगा। इसके बाद दोनों के सामने वो भारी हैवी ड्यूटी दरवाजा खुलता है और दोनों बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर दिखाई देता है, जो पार्किंग स्पेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उसके बीच से एंट्रेंस गैलरी बनी थी, जो घर के रिसेप्शन तक जाती थी। गैलरी में घुसने से पहले और पार्किंग एरिया तक पहुंचने से पहले ध्रुव और उसकी माँ की 2 बार चेकिंग की गई। रिसेप्शन एरिया में एक 30 से 40 साल का आदमी उनका वेट कर रहा था। उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। ध्रुव उस आदमी को देखते ही पहचान गया कि वो कौन है। वो आदमी रविश हीराचंदानी का छोटा भाई रितेश हीराचंदानी था, यानी ध्रुव का चाचा। रितेश ने ध्रुव की आई को नमस्ते कहा और ध्रुव से हेलो कहकर उन्हें एक लिफ्ट की तरफ ले गया। इस लिफ्ट से ही दूसरे फ्लोर पर जाया जाता था। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और इसी बीच रितेश ने उसकी आई से कहा, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात है कि आप अपने बेटे को भी साथ में लेकर आई है। ध्रुव रितेश की चेहरे की रेखाओं को पढ़कर ये बता सकता था कि रितेश को उनके यहाँ आने से ज्यादा खुशी नहीं थी। ध्रुव की आई ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ अपने पति के लिए आई हूँ। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। साफ था कि उसकी आई अपनी बीती यादों को भुला नहीं पाई थी। रितेश उनकी बात सुनकर चुप हो गया और फिर लिफ्ट में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो लोग एक लंबी गैलरी में पहुंच गए, जहां दोनों तरफ कुछ कमरे बने हुए थे। उस गैलरी में आगे चलते चलते वो एक बड़े खुले हॉल में पहुंचे। उस हॉल का दूसरा सिरा बालकनी की तरफ पड़ता था और उसी दिशा में रविश हीराचंदानी का पार्थिव शरीर परिवार और संबंधियों के लिए रखा हुआ था। शरीर को मौसम से बचाने के लिए उसे एक ग्लास के केस में रखा हुआ था, जिसमें लगातार एयर कंडीशनिंग दी जा रही थी। ध्रुव की आई दौड़ते हुए रविश हीराचंदानी के पार्थिव शरीर के सिरहाने बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। ध्रुव उन्हें संभालने के लिए उनके बगल में बैठ गया। वहां मौजूद बहुत से लोग उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उन्हें कभी वहां नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद आई और ध्रुव एक सिरहाने आकर बैठ गए, जहां दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। कुछ देर बाद 4 लोग आए और रविश हीराचंदानी के पार्थिव शरीर को उठाकर वहां से चले गए। वो सभी रविश हीराचंदानी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। कुछ देर बाद वो सभी लोग वापस आ गए और रितेश के हाथ में अस्थियों से भरा कलश था। एक 50 साल का आदमी जो चश्मा लगाए हुए था सभी के सामने आया और अपनी जेब से एक पेपर निकाला और फिर सभी की तरफ देखते हुए उसने कहा, आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को रविश भाई की याद हमेशा आती रहेगी और उनके ना होने का एहसास भी हमारे साथ रहेगा। यहाँ सभी लोग परिवार के हैं और उनमें से मीरा जी और ध्रुव भी है। मैं उन दोनों का धन्यवाद करता हूँ। मेरे हाथ में रविश भाई की लिखी हुई वसीयत है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति किसको मिलेगी। उन्होंने कहा है यह उनकी इच्छा है कि ध्रुव और उसकी आई को इस परिवार का हिस्सा माना जाए। उनकी सभी निजी संपत्ति ध्रुव और उसकी आई को जाती है। हीराचंदानी ग्रुप के लीडर के तौर पर उन्होंने अपने छोटे भाई को चुना है। जब तक परिवार में तीसरी पीढ़ी का कोई सदस्य अपनी काबिलियत साबित नहीं करता, उन्हें आशा है कि उनकी इच्छाओं का पालन होगा।
वसीयत को पढ़ने के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच में आपस में बातचीत होने लगी। ध्रुव ने देखा कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस वसीयत से खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब आगे क्या होगा इसके बारे में ध्रुव को कुछ पता नहीं था। रविश हीराचंदानी की वसीयत ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। उन सभी की आंखों में ध्रुव को अपने और अपनी आय के लिए नफरत और जलन साफ साफ दिख रही थी। वो नहीं जानता था कि उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, लेकिन उसे इस बात में कोई शक नहीं था कि उनकी प्रेजेंस वहां पर अनवेलकम थी। ध्रुव जितनी जल्दी हो सके वहां से जाना चाहता था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही पल में कैसे उसकी जिंदगी ने 180 डिग्री टर्न ले लिया था। उसने अपनी जगह से देखा कि उसके चाचा के बगल में कोई लेडी खड़ी हुई थी। इंटरनेट पर उसने उनका नाम देखा था। वो थी जानी मानी मॉडल सुमित्रा हीराचंदानी, जो रितेश हीराचंदानी की वाइफ थी, और उस हिसाब से वो रिश्ते में ध्रुव की चाची थी। जब सुमित्रा ने देखा कि ध्रुव उसकी ही तरफ देख रहा है तो वो उसे देख हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन ध्रुव उस स्माइल के पीछे की फेकनेस को पहचान गया। अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में जिन लोगों से वो दूर भागता रहा, आज फिर उनके बीच में खड़ा हुआ था और वो उसके रिश्तेदार भी बन गए थे। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पापा ने ये सब क्यों किया और वो ये सब करके क्या अचीव करना चाहते थे। ध्रुव के कितने ही बर्थडे उन्होंने मिस किए, आई के कितने ही प्रमोशंस को भी उन्होंने मिस किया। बेसिकली वो उसकी लाइफ में कभी रहे ही नहीं, ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। जब उसका और उसकी माँ का उनसे कोई रिश्ता बचा ही नहीं था तो फिर वो इतने सालों बाद क्यों उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। जितना ध्रुव हीराचंदानी ग्रुप के बारे में जानता था, उस इंफॉर्मेशन से उसे पता था कि यहाँ पर लीडर की पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आखिर हीराचंदानी उसके जैसे किसी बाहरी को कैसे अपना लीडर बना सकता है। सबसे बढ़कर उसे खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि वो इस पोजीशन के लिए कम्पीट कर सकता है या अपने आप को एक कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है। हीराचंदानी का इतना बड़ा बिजनेस हजारों कंपनीज और बहुत सी कॉम्प्लेक्स डील्स का नतीजा था। ऐसे में उसके जैसा एक मैनेजमेंट स्टूडेंट क्या ही कर पाएगा ऐसे एम्पायर को मैनेज करने में। ध्रुव की चाची ने रितेश की कान में धीरे से कहा, ये सब क्या गड़बड़ है, क्या तुमसे इतना सा भी काम नहीं होता। रितेश ने गुस्से में जवाब दिया, मेरा भाई क्या कर रहा था इसका मुझे कैसे पता होगा, वो तो लंबे टाइम से लंदन में था। तो सुमित्रा ने कहा, जस्ट अमेजिंग, अब हमें सड़क छाप लोगों को अपने घर में इज्जत देनी होगी। तुम्हारा भाई सच में ग्रेट था, जाते जाते भी हमारे सर पर इतना बड़ा बोझ छोड़कर गया। रितेश ने सुमित्रा को चुप करवाते हुए कहा, दिस इज नॉट द राइट टाइम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई एम श्योर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रितेश जानता था कि जीते जी तो रविश को ये सब करने नहीं दिया जाता, इसलिए उसने अपने मरने के बाद ये चाल चली है। रितेश ने मन में सोचा, भाई वेल प्लेड, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। हीराचंदानी ग्रुप का लीडर मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा और जब तक कि ये रियलिटी नहीं हो जाती आई विल नॉट स्टैंड बाय इट। हीराचंदानी परिवार में ध्रुव के चाचा चाची ही नहीं बल्कि और भी कई रिश्तेदार थे। रितेश हीराचंदानी के 2 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा विवेक हीराचंदानी ऑक्सफोर्ड एल्यूमनी था और लीडर की रेस में सबसे आगे वही था। उनकी बेटी का नाम शेफाली था और वो भी अपनी माँ की तरह ही एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए बचपन से ही उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। करंटली वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और जैसा कि ट्रेडिशन था, हीराचंदानी ग्रुप में फीमेल लीडर्स को तभी शामिल किया जाता है जब वो खुद से फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाए। शेफाली का ऐसा कोई इरादा नहीं था। दूर से ही विवेक ध्रुव को देखकर सोच रहा था, फॉर नाउ इट्स गुड कि मैं इस बात को सीक्रेट ही रखूं कि ये कचरा मेरा भाई है, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो शेफाली ने अपने भाई से कहा, आई कांट बिलीव कि ये लूजर मेरा भाई है और मुझसे बड़ा है। विवेक ने कहा, जैसे तुम इसे भाई मानोगी। फिर उसने दोनों माँ बेटे की ओर देखते हुए कहा, जैसे ही मैं लीडर बनूंगा मैं इन दोनों को फैमिली से बाहर कर दूंगा। अंत्योष्टि के खत्म होने के बाद रितेश ध्रुव और उसकी आई को चंदानी निवास के बाहर छोड़ने आया तो रितेश ने लिफ्ट में ध्रुव की आई से कहा, भाभी जो भी पहले हुआ अब वो पास्ट है। मैं भाई की हर इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब आप फैमिली का हिस्सा है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको ठीक लगे आप डिनर पर जरूर आइएगा ताकि हम एक दूसरे को जान सके। मैं सिक्योरिटी टीम से कहकर आपके लिए परमानेंट क्लियरेंस अरेंज करवाता हूँ। जब भी आप दोनों को यहाँ आना हो आप आ सकते हो। ध्रुव की आई ने रितेश की बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ये देखकर ध्रुव थोड़ा सरप्राइज था। फिर उसे याद आया कि उसकी आई ने अभी अभी अपने पति को खोया है और ऐसे वक्त में उनके लिए कुछ भी कह पाना या सोच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ध्रुव को अपनी आई की चिंता थी क्योंकि ये दर्द उनके साथ हमेशा रहने वाला है। फिर रितेश ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव तुम तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना? आई नो अबाउट योर कॉलेज, वेरी गुड।
तब तो तुम्हें बिजनेस के बारे में काफी कुछ पता होगा। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो ध्यान रहे कि तुम्हारा चाचा भी है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। रितेश ने ध्रुव और उसकी आई के लिए परमानेंट क्लियरेंस अरेंज करवा दिया और उन्हें 2 कार्ड्स इशू हो गए, जिसकी मदद से वो कभी भी चंदानी निवास में आ जा सकते थे। फिर रितेश ने ध्रुव से कहा, इसे संभाल कर रखना। लौटते वक्त रितेश ने ध्रुव और उसकी आई को फोर्स किया कि वो उनके लिए गाड़ी अरेंज कर रहा है, लेकिन माँ ने मना कर दिया। चंदानी निवास से बाहर निकलकर उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और अपने घर की तरफ चल दिए। पूरे रास्ते एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा, लेकिन ना तो ध्रुव ने अपनी माँ से कुछ कहा और ना ही उसकी आई ने उससे कुछ कहा। ध्रुव के मन में कई सवाल थे और गुस्सा भी था। आखिर उसकी माँ ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, वो चुप क्यों रही? ध्रुव ने मन ही मन सोचा, ये हो ही नहीं सकता कि हीरा चंदानी परिवार मुझे और मेरी आई को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उनसे दूरी बना लूं। घर आकर आई चुपचाप कमरे में चली गई। उन्होंने ध्रुव से एक शब्द तक नहीं कहा। ध्रुव भी अपने कमरे में आकर चुपचाप बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसे नींद आ गई और वह अजीब ख्यालों में खो गया। अगले दिन जब ध्रुव की आंख खुली, उसके फोन के बजने के कारण वो कोई अननोन नंबर था। ध्रुव ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर, मैं शिवानी, आपकी पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हूँ। ध्रुव ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा नया ड्रामा है। उसे क्या पता था कि अब तो उसकी पूरी लाइफ ही चलता फिरता ड्रामा बनने वाली है। क्या ध्रुव एक्सेप्ट करेगा अपनी नई पहचान को या फिर हो जाएगा किसी नई साजिश का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए। ध्रुव बहुत कंफ्यूजन में था। आखिर उसने कब किसी पर्सनल असिस्टेंट को हायर किया था? उसके जैसा एक आम स्टूडेंट क्यों करेगा जब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके मैनेजमेंट के लिए उसे किसी और की हेल्प लेनी पड़े। फिर ध्रुव ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन आपने शायद रॉन्ग नंबर लगा दिया है। ये कहकर ध्रुव फोन रखने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने आगे कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ध्रुव कामत से बात कर रही हूँ ना। ध्रुव उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। तो उसने उस लड़की से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता, जबकि मैं किसी शिवानी को जानता तक नहीं। फोन की दूसरी तरफ से उस लड़की ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, सर, हमें आपके फाइनेंशियल और दूसरे एसेट मैनेज करने के लिए हायर किया गया है। हमें आपकी सिक्योरिटी, पब्लिक रिलेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसी हर एक चीज को मैनेज करने के लिए हायर किया गया है। हमारे साथ रवि हीरा चंदानी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग उनकी मौत के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना ईमेल चेक करें और अटैचमेंट में आपको एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट के हिसाब से अपनी और अपनी माँ के सभी डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें ताकि हम आपको हीरा चंदानी फैमिली के ट्रस्ट के मेंबर के रूप में रजिस्टर कर सकें। फिर ध्रुव ने ईमेल चेक किया और वहां उसे किसी शिवानी की ओर से ईमेल आया था जिसमें उसने कुछ डिटेल्स मांगी थी। ध्रुव को शक हुआ, कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है या फिर ये कोई नया साइबर फ्रॉड तो नहीं है। ध्रुव ने उस लड़की से पूछा, मैं आपकी बातों पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? उस लड़की ने जवाब दिया, सर, अगर आप हमारे साथ वर्चुअली कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो हमें अपनी टीम को आपके घर भेजना पड़ेगा और फिर आपके और हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने और अपने भाई के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजता हूँ। ये कहकर ध्रुव ने फोन कट कर दिया। फिर ध्रुव ने उस मेल को ध्यान से पढ़ा। उसमें जो एड्रेस दिया गया था वो किसी सिक्योरिटी कंपनी का था। ध्रुव ने इस कंपनी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि कॉर्टिस कंपनी एक जानी मानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी थी जो बड़े बड़े सिलेक्टेड और बिजनेस टाइकून्स को अपनी सर्विसेज देती है। ध्रुव ने कंपनी के वेबसाइट पर शिवानी नाम की एम्प्लॉय के बारे में भी सर्च किया और उसे वहां एक नाम भी मिल गया। इन सब चीजों से साफ था कि वो लड़की उससे झूठ नहीं कह रही थी। ध्रुव ने अपने डिजिटल लॉकर से सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में अटैच किया और उसी तरह अपनी माँ और अपना अलग अलग फोल्डर बनाकर शिवानी को ईमेल कर दिया। आधे घंटे बाद ध्रुव को फिर से उसी नंबर से कॉल आया और दूसरी तरफ से उस लड़की जिसका नाम शिवानी था उसने ध्रुव से कहा, थैंक यू सर, हमने आपकी सारी डिटेल्स के बेसिस पर आपको और आपकी माँ को हीरा चंदानी ट्रस्ट का मेंबर बना दिया है और अब आप अपनी सभी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज और एसेट्स एक्सेस कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टीज की सारी डिटेल्स मैंने आपको मेल कर दी है। आप प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिए और जब भी आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं। ध्रुव ने जवाब में ओके कह दिया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर ध्रुव ने अपने मेल में एक नए मैसेज को देखा जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज की सभी डिटेल्स थी। ध्रुव ने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें अपनी ईमेल अकाउंट को लॉगिन करके मैसेज को देखने लगा। ईमेल के साथ में एक एक्सेल डॉक्यूमेंट अटैच था। उसने उस डॉक्यूमेंट को खोला और वहां पर उसे अपने नाम से बहुत सारी चीजें दिख रही थी। वहां ढेरों कंपनियां थी जो उसके नाम से इंडिया और उसके बाहर चल रही थी। इसके अलावा उसे बहुत से शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी में बैलेंस और कई बैंक में जमा पैसे मिले थे। उन सभी कंपनीज में उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था। मतलब साफ था कि वो जब चाहे तब उन कंपनीज को टेक ओवर कर सकता था।
इसके अलावा वहाँ बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थी, जैसे कई अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, वेयरहाउस, विलास। वहाँ पर बहुत सी गाड़ियां भी थी, जिनमें से कुछ एंटीक थी और कुछ बिल्कुल नई। लिस्ट में लास्ट में सभी प्रॉपर्टीज का टोटल लिखा हुआ था, जो 1500 करोड़ का था। ये सब प्रॉपर्टीज उसकी थी और इसके अलावा जो कुछ भी रविश हीराचंदानी ने अपनी जिंदगी में खरीदा था, उसका आधा भी उसे दिया गया था। ध्रुव की माँ को भी लगभग इतनी ही कीमत की प्रॉपर्टीज दी गई थी। उन दोनों को मिली हुई प्रॉपर्टीज को जोड़ दिया जाए तो करीब 5000 करोड़ रुपए के एसेट्स आज उनके हो चुके थे। ध्रुव की आंखें घूमने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है या उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो एक हकीकत है। ध्रुव को दोबारा शिवानी का कॉल आता है और वह उसे कहती है, आई होप सर आपको आपकी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। कहानी में एक ट्विस्ट है जो मुझे आपको बताना होगा। हीराचंदानी ग्रुप के लीडर बनने के लिए फैमिली के हर मेंबर को इवैल्यूएशन से होकर गुजरना पड़ता है। ये एक एबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपकी बिजनेस स्किल्स का टेस्ट होता है। आपको हीराचंदानी ट्रस्ट की तरफ से 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और आपका टेस्ट है कि एक साल में आप इस पैसे को जितना बढ़ा सके उतना बढ़ा कर दे। इन शॉर्ट, इन पैसे को आपको इन्वेस्ट करना होगा और अपना पूरा प्लान और स्ट्रेटेजी हीराचंदानी ग्रुप के कुछ सीनियर्स ऑफिशियल्स के सामने रखना होगा। जो मेंबर इस टेस्ट में पास होता है उसे लीडर बनाया जाता है। जो एसेट आपको दिए गए हैं वो आपके पिता के मरने के बाद आपको इनहेरिटेंस के रूप में मिले हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं या फिर इस टेस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। कुछ भी डिसाइड करने से पहले आप आपके पापा के लास्ट रिकॉर्डिंग वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो हमारे डेटाबेस में सेव है। मैं आपको वो फॉरवर्ड कर रही हूँ। ध्रुव को एक और ईमेल आता है और उसमें एक वीडियो फाइल अटैच थी। ध्रुव के सामने वो मैसेज था जिसमें उसके पिता रविश हीराचंदानी ने उससे पहली और आखिरी बार बात की थी। ध्रुव यही सोच रहा था कि क्या उसे उस वीडियो मैसेज को देखना चाहिए या नहीं। बचपन से आज तक उसे अपने पिता की कमी महसूस होती थी, लेकिन वो इस बारे में अपनी माँ से कुछ कहता नहीं था क्योंकि वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था। आखिरकार उन्होंने भी तो अपने पति को खोया था, इसलिए ध्रुव कभी अपने पापा के बारे में माँ से कुछ नहीं कहता था। बचपन में जब वो किसी दोस्त को अपने पापा के साथ स्कूल जाते देखता था तो उसे याद आता था कि उसके पापा उसके साथ नहीं है। अब इतने सालों बाद ये जानकर कि उसके पापा जिंदा थे और उनके पास वो सभी रिसोर्सेस थे जिसे वो अपने बेटे से कांटेक्ट कर सकते थे, फिर भी उन्होंने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही उसे कोई लेटर या मैसेज भेजा। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके पापा उससे इतना दूर हो गए थे। गुस्से में ध्रुव ने सोचा कि इस मैसेज को देखने से उसे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस मैसेज को देखना बेकार है। ये सभी बातें तो उसे यही बता रही थी कि उसके पापा के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसके पापा के लिए उनका बिजनेस ज्यादा जरूरी था, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए। ध्रुव कंफ्यूज था कि वो क्या करे। फिर ध्रुव ने यह सोचा कि एक बार तो उसे ये वीडियो देखना चाहिए, तभी उसे ये समझ आएगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर उसकी माँ और उसके पिता का रिश्ता कैसा था, क्यों उन दोनों ने डिवोर्स लिया और अलग रहने लगे, और क्यों उसके पापा ने उससे मिलने की कभी कोशिश नहीं की। सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो उसके इन सवालों का जवाब दे सकता था और वे थे उसके पिता। ध्रुव को इस बात पर पूरा यकीन था कि उसकी आई तो कभी उससे इस बारे में खुलकर बात न करेगी, लेकिन शायद उसके पिता उसे पूरा सच बता सके। ये सच उसे हर हाल में जानना था। उसके लिए उसे वो वीडियो मैसेज देखना ही होगा। ध्रुव ने शिवानी के भेजे हुए ईमेल के अटैच में सेव वीडियो फाइल को डाउनलोड किया और उसे अपने लैपटॉप में प्ले किया। वीडियो शुरू होते ही उसके सामने रविश हीराचंदानी आते हैं। वीडियो में उसके पिता बहुत वीक लग रहे थे। उनकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे बन गए थे और सर पर एक भी बाल नहीं था। चेहरे की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी और ये तस्वीर मीडिया में दिखाई देने वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। कुछ कहने से पहले ध्रुव के पापा को खांसी आ गई और थोड़ी देर बाद जब उनकी खांसी ठीक हुई तब उन्होंने बोलना शुरू किया। ध्रुव, मेरे बेटे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूं, किस तरह तुमसे माफी मांगू। एक पिता के बगैर उसका बेटा कैसे रह सकता है। फिर भी मैं तुमसे दूर रहा और वह भी उस समय जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे तुम पर गर्व है कि मेरे बगैर भी तुमने खुद को संभाला और अपनी आय का भी ख्याल रखते हो। मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों को पता नहीं था कि हमारे मिलने से इतनी तकलीफें पैदा होंगी। हम दोनों ने फैसला किया था कि अपना सब कुछ छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मेरे परिवार ने मुझे मजबूर कर दिया तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ने के लिए, लेकिन मैं लड़ता रहा। मैंने अंत
उसने मुझसे अलग होने का फैसला किया। फिर मेरी फैमिली ने मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी कस्टडी के लिए केस फाइल कर दिया। उस समय तुम छोटे थे, इसलिए तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी आई को मिली और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता था। जब मेरा और तुम्हारी माँ का डिवोर्स हुआ तो उस ऑर्डर के मुताबिक मेरा तुमसे या तुम्हारी माँ से कांटेक्ट करना मना हो गया था। इस वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया और तुम मेरे बगैर ही जीते रहे। मुझे पता है कि तुम्हारी आई ने मेरे बारे में तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहा होगा, क्योंकि वो भी मजबूर थी। मुझे इस बात का दुख हमेशा रहा है कि मैं अपने परिवार को नहीं देख सका। मुझे हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी माँ की चिंता लगी रहती थी। अपना मन भरने के लिए मैं तुम्हारी एक्टिविटीज पर नजर रखता था और मुझे पता चलता रहता था कि तुम कैसे हो। ध्रुव के पिता बोलते बोलते फिर खांसने लगे और उनके पीछे से किसी ने उन्हें याद दिलाया इस हालत में उन्हें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, मुझे बोलने दो। अपने पिता की इस कंडीशन के बारे में ध्रुव को पता नहीं था और उसकी आंखों से आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो इतना सेल्फिश कैसे हो गया? अपने मन के अंदर चल रही उधेड़-बुन को एक तरफ रखते हुए उसने वीडियो मैसेज पर फोकस किया। अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए ध्रुव के पिता ने कहा, मैं जो जीते जी नहीं कर सका, अपने मरने के बाद जरूर करूंगा। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारी जगह हीरा चंदानी परिवार में होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिनके बारे में तुम्हें इस वीडियो को देखने से पहले पता चल गया होगा। मेरे बेटे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहोगे वो हासिल करोगे। जिस तरह मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से प्यार था, इसी तरह हीरा चंदानी ग्रुप से भी बहुत लगाव है। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस बड़े एम्पायर में कुछ बदलाव ला सकूं और इन्हीं के चलते आज मेरी ये हालत है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें लीडर बनना है या नहीं, लेकिन इस पर तुम्हारा हक है। अगर तुम इस परिवार में आते हो तो बहुत सी चीजें बदल सकती है और हमारा हीरा चंदानी ग्रुप एक बार फिर से उसी तरह डेवलप कर सकता है जिस तरह मैंने अपने पिता से सुना था। इस वक्त मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहते कहते एक बार फिर से ध्रुव के पिता को बहुत जोर से खांसी चलने लगी। ये सच जानने के बाद ध्रुव क्या कदम उठाएगा? क्या वो हीरा चंदानी ग्रुप का लीडर बनने के लिए इवैल्यूएशन असेसमेंट टेस्ट में हिस्सा लेगा या फिर हमेशा के लिए हीरा चंदानी ग्रुप से अपना नाता जोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। रविश जी को संभलने में थोड़ा वक्त लगा। फिर उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए आगे कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, और हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे कैंसर है और मैं बस हर एक सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मैं तुमसे मिल पाऊं। अपना ध्यान रखना ध्रुव, और मेरी मीरा से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। इस मैसेज को देखकर ध्रुव की आंखें नम हो गई। उसने जो भी बातें सोची थी वो उन सबको भूल चुका था। उसे पछतावा बस एक बात का था कि वो अपने पिता से नहीं मिल पाया। ध्रुव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पॉइंट पर वो क्या डिसीजन ले। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी थी जिसमें वो जब चाहे जो चाहे कर सकता था, दूसरी तरफ वो जिंदगी जिसे जीने के लिए उसने सपने बुने थे। हीरा चंदानी ग्रुप का लीडर होने का मतलब था दुनिया के कुछ सबसे बड़े लोगों में अपने नाम को जोड़ लेना। ध्रुव यह सोच रहा था कि क्या यह सब उसके और उसकी आई के लिए सही रहेगा। अपने पिता के आखिरी मैसेज को सुनने के बाद वो बहुत इमोशनल हो गया था और सोच रहा था कि अगर अब पीछे हट गया तो अपने पिता से कैसे मिल पाएगा? क्या वो खुद को माफ कर पाएगा? उसकी माँ और उसके पिता जिन हालातों में थे उन हालात से निकल पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में ध्रुव किसी को दोष नहीं दे सकता था। उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था और वो था कि क्या उसकी माँ कभी उस परिवार को अपना पाएगी जिसकी वजह से उन्होंने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया था? क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी कि उनका बेटा उसी परिवार में जा रहा है? ध्रुव के लिए अपनी माँ को मना पाना बहुत मुश्किल होगा और फिर हीरा चंदानी ग्रुप में जाने से
उसके नाम पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला था। ध्रुव खुद अपने बलबूते पर कामयाब बनना चाहता था। उसे कामयाब बनने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं थी। अगर वो हीराचंदानी परिवार में शामिल हो गया और उसने लीडर बनने का फैसला किया, तो हमेशा के लिए ध्रुव को नाम के पीछे कामयाब होने वाले के नाम से पहचाना जाएगा। उसकी अपनी पहचान कहीं खो जाएगी। जिस तरह उसके पिता ने अपना सब कुछ खो दिया, उसी तरह ध्रुव के लिए भी अपने परिवार को और अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। इन सब चुनौतियों से ध्रुव कैसे निकलेगा, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन जब ध्रुव कॉलेज के लिए निकला, तो उसके मन में यही सवाल थे कि वो क्या करे। उसने शिवानी से इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवानी से कहे तो क्या कहे। हीराचंदानी ग्रुप का लीडर बनने का मतलब था उसकी पर्सनल लाइफ की पूरी लिबर्टी खत्म हो जाएगी। इतने बड़े बिजनेस को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हीराचंदानी ग्रुप के अंदर आने वाली कंपनियां सैकड़ों लोगों को रोजगार देती थी, इसलिए एक छोटे से गलत फैसले का भी बहुत बुरा असर पड़ सकता था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को क्या ध्रुव उठा पाएगा? और फिर इन सब के बीच में उसके परिवार का क्या होगा, उसकी माँ का क्या होगा? ये सब सवाल ध्रुव को परेशान कर रहे थे। अगर आई ध्रुव से हमेशा के लिए नाराज हो गई, तो ध्रुव उनसे कभी बात नहीं कर पाएगा और वो भी अपने पिता की तरह अकेला हो जाएगा। हीराचंदानी परिवार के सदस्य ये नहीं चाहते कि ध्रुव और उसकी आई को इस परिवार में एक सदस्य की हैसियत मिले। क्या ध्रुव उनके मन में अपने और अपनी आई के लिए बसी नफरत को कम कर पाएगा? एक नहीं बल्कि ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से ध्रुव के लिए इस बारे में फैसला कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ध्रुव जब भी कॉलेज में होता, उसका पूरा ध्यान क्लास पर ही होता। वो हमेशा किताबों और नोट्स के बीच में उलझा रहता था, लेकिन आज वो कहीं और ही खोया हुआ था और यही बात नीरज ने नोट कर ली थी। नीरज ने ध्रुव से पूछा, क्या बात है, आज तो बहुत चुप नजर आ रहा है, कुछ बात है क्या? ध्रुव ने अपनी परेशानी को छुपाते हुए कहा, कल आई की तबीयत खराब हो गई थी, तो वही सब सोच रहा हूँ। नीरज ने कहा, मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, अगर तू कहे तो मैं आंटी जी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ। ध्रुव ने कहा, अरे नहीं यार, मैंने ऑलरेडी एक डॉक्टर से बात कर रखी है, आज शाम को मैं आई को उनके पास लेकर जाऊंगा। नीरज ध्रुव का जवाब सुनकर अपने काम में एक बार फिर से बिजी हो गया। ध्रुव को अपने दोस्त से इस तरह झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था। शिवानी ने उसे बताया था कि फिलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी किसी के साथ भी डिस्क्लोज करे। मीडिया में रविश हीराचंदानी की मौत के बाद एक नए लीडर के चुने जाने को लेकर पहले से ही काफी इंटरेस्ट था। ऐसे में अगर इतनी बड़ी खबर गलती से भी कहीं लीक हो गई, तो हीराचंदानी ग्रुप की रेपुटेशन को काफी नुकसान होगा। ध्रुव और उसके पिता का रिश्ता अगर किसी को भी पता चला, तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता था और इस वक्त ऐसा कुछ भी पूरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। शिवानी से हुई सभी कन्वर्सेशन के बारे में ध्रुव ने आई से भी कुछ शेयर नहीं किया था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि माँ इस सब पर किस तरह से रिएक्ट करेगी। ध्रुव को सही समय का इंतजार करना होगा, तभी वो आई और अपने दोस्त को सब कुछ बता पाएगा। ध्रुव को पता नहीं चला कि कब उसका पूरा दिन निकल गया और टेंशन की वजह से घर जाते जाते उसका दिमाग पूरी तरह से थक चुका था। ध्रुव ने सोचा था कि वो आई के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा ताकि उन्हें शक न हो। आई के साथ रोज की तरह डिनर करने के बाद ध्रुव अपने रूम में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने एक न्यूज आर्टिकल को पढ़ा जहां पर इंडिया कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में लिखा था। वहां के बहुत से एम्प्लॉइज ने कंपनी पर केस कर दिया था क्योंकि उन्हें उनकी सैलरी काफी लंबे समय से नहीं मिली। इसके बाद ध्रुव ने अपना लैपटॉप खोला और एक एक कर हीराचंदानी ग्रुप की सभी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने लगा। ज्यादातर कंपनीज फाइनेंशियली स्टेबल थी, लेकिन एम्प्लॉय की तरफ से बहुत ज्यादा रेजिग्नेशंस थे। ये सभी बातें हीराचंदानी ग्रुप के लिए किसी भी मायने से अच्छी नहीं थी। कुछ देर तक सोचने के बाद ध्रुव ने शिवानी को कॉल किया और उससे कहा, आई एम इन शिवानी, मैं लीडर की पोजीशन के लिए इवैल्यूएशन असेसमेंट में कम्पीट करूंगा। ध्रुव के इस फैसले ने यहाँ से उसकी कहानी को बदल के रख दिया, लेकिन उसके सामने बहुत सी चुनौतियां अभी आनी बाकी थी। ध्रुव ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अपने पिता के लिए और हीराचंदानी ग्रुप के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यह कदम उठाना ही होगा। अगर इस बिजनेस ग्रुप को डेवलप करना है, तो किसी ऐसे लीडर को आगे आना पड़ेगा जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की भाषा न जानकर एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचे। अभी तक हीराचंदानी ग्रुप की सभी कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही थी। हीराचंदानी ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम हीरा मोटर्स था, उसके प्रोडक्ट्स तो अच्छे थे, लेकिन उनके पास सर्विस देने के लिए ना तो लोग थे और ना ही प्रॉपर आउटलेट्स, जिसकी वजह से कस्टमर्स को अपनी गाड़ियों की सर्विस कराने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। फाइनेंशियल कंपनीज का भी यही हाल था। उनके कॉन्टैक्ट सिर्फ बड़े बड़े क्लाइंट से होते थे, पर आम लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में हीराचंदानी ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हीराचंदानी ग्रुप को एक नए लीडर की सख्त जरूरत है। और ध्रुव ने शिवानी से फिर आगे कहा, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे इन सभी कंपनीज के फाइनेंस स्टेटमेंट्स दे सकती है? तो शिवानी ने कहा, सर
आपको मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी चाहिए उसे आपको अवेलेबल करवाना ही मेरी जॉब है। शिवानी ने उसे एक के बाद एक बहुत से स्टेटमेंट भेज दिए। ध्रुव उन सभी के एनालिसिस में लग गया। बहुत सी कंपनीज में पॉलिसीज को बदलने की जरूरत थी और कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनमें नई लीडरशिप को लाने से बहुत से चेंजेस आ सकते थे। ध्रुव ने यह ठान लिया था कि उसे हीराचंदानी ग्रुप के सभी बिजनेस वेंचर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। हीराचंदानी ग्रुप में 150 से ज्यादा कंपनियां थी। उन सभी के बारे में पता करना, वो भी एक दिन में, नियरली इम्पॉसिबल था। लेकिन ध्रुव इस बारे में बिल्कुल श्योर था कि वो सभी कंपनियां नहीं तो एटलीस्ट कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में पूरी डिटेल्स पता कर ही सकता है। काफी लंबे समय के बाद शिवानी को इतना ज्यादा वर्कलोड मिला था। उसकी कलीग सुरभि भी शिवानी को इतना काम करते देखकर हैरान हो गई थी। सुरभि ने शिवानी से पूछा, क्या बात है, ये कौन सा सब्जेक्ट है जो तुमसे इतना काम करवा रहा है? तो शिवानी ने कहा, ही इज जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन उसका नॉलेज कमाल का है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी सीईओ की सेक्रेटरी हूँ। ध्रुव ने शिवानी से अपने सभी एसेट्स के बारे में भी डिटेल्स मंगवाई और उनकी करंट पोजीशन को भी देखा। ध्रुव को जो कंपनियां मिली थी उनकी भी ठीक वही पोजीशन थी जो हीराचंदानी ग्रुप की बाकी दूसरी कंपनियों की थी। लीडरशिप की कमी की वजह से वहां पर भी प्रॉब्लम्स हो रही थी और अगर इन्हें सॉल्व नहीं किया गया तो हो सकता है कि हीराचंदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों की वैल्यू कम हो जाए। स्टॉक मार्केट के हिसाब से हीराचंदानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिर रहे थे और ध्रुव के पिता के जाने के बाद उनमें और ज्यादा तेजी से गिरावट आ रही थी। ये सभी बातें आने वाली प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही थी। ध्रुव ने कई बार शिवानी को कॉल किया और उससे बहुत से सवाल पूछे जो कि उन कंपनियों के बारे में थे। शिवानी ने अपने हिसाब से उन सभी सवालों के जवाब दिए। जब शिवानी को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता चला था तो उसे लगा था कि शायद उसे फिर से वही बोरिंग बेबी सिटिंग वाली जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन ध्रुव के साथ काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड में शिवानी ध्रुव की तारीफ करते हुए उससे बोली, सर, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरा दिन बिजी रही हूँ। शिवानी की बात सुनकर ध्रुव हंसते हुए बोला, आपको मुझे सर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर रखने वाली एक लेडी मुझे सर कहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जहां तक काम का सवाल है तो मैं जब तक किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज नहीं रखता उस काम को हैंडल करने में मुझे दिक्कत तो होगी ही। शिवानी ध्रुव की बात सुनकर समझ गई कि क्यों उसके बॉस भी ध्रुव को लेकर काफी एक्टिव थे और पर्सनली ध्रुव के प्रोग्रेस पर नजर रखे हुए थे। शिवानी ने कहा, ठीक है सर, आई मीन ध्रुव ध्रुव, बट याद रखो तुम्हारे अगेंस्ट विवेक हीराचंदानी है। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और फिर उसके बाद वहीं से मास्टर्स डिग्री भी ली है। विवेक बिजनेस माइंडेड लोगों के बीच बड़ा भला है, तो एक बिजनेस ग्रुप को चलाने के लिए जो भी स्किल्स जरूरी है उसे उसके बारे में पूरी नॉलेज है। करंटली उसके वेंचर्स वैल्यूएशन तुमसे कहीं ज्यादा है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वो तुमसे काफी आगे है। शिवानी की बात सुनकर ध्रुव ने उससे पूछा, ठीक है, हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मुझे इसके लिए क्या करना होगा, कैन यू एक्सप्लेन? शिवानी ने बताया, इवैल्यूएशन असेसमेंट के लिए हर कैंडिडेट को अपना एक्शन प्लान एक बिजनेस ग्रुप के सामने प्रेजेंट करना होता है। अगर उन्हें कैंडिडेट के एक्शन प्लान में पोटेंशियल नजर आता है तभी इवैल्यूएशन के लिए जो अकाउंट बनाया गया है उसका एक्सेस कैंडिडेट को दिया जाता है। इन शॉर्ट हमें ये प्रूव करना होगा कि हमारा प्लान पॉसिबल है और हम एक साल में 50 करोड़ को 3 गुना या उससे ज्यादा करके दे सकते हैं। क्या ध्रुव इस असेसमेंट टेस्ट को पार कर पाएगा? क्या होगा ध्रुव का एक्शन प्लान? क्या वो इस पहली मीटिंग को टर्निंग पॉइंट में बदल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। ध्रुव को याद आया कि शिवानी ने उससे पहले भी इवैल्यूएशन असेसमेंट के बारे में